नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आप तक हरियाणा की मनोहर सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है और साथ ही और उस विकास कार्य की जानकारी पहुंचाना भी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। अंत्योदय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस है। प्रदेश की जनता खुशहाल हो, प्रदेश का तेजी से विकास हो, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की शांति और भाईचारा भी बना रहे, राज्य में कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में हैं। इसीलिए एक बार फिर से विधानसभा में मकोका की तर्ज पर बने हकों का कानून को पास किया गया ताकि प्रदेश में संगठित अपराध पर लगाम लगाई जा सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार जहां प्रदेश के लोगों के हित में बड़े बड़े फैसले ले रही है, तो वहीं अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए भी कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। हरियाणा में गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए मनोहर सरकार ने एक सख्त फैसला लिया है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में इस बार हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पास किया गया। इसी प्रकार हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक जो आज ही पारित किया है, और जैसा हम जानते हैं कि प्रदेश में जब भी कभी ऐसी घटनाएं अपराध की जो खास करके संगठित गिरोह अपराध में सक्रिय हो जाते हैं, तो उनको ठीक से कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए पुलिस को कुछ विशेष ताकत ये दी जाती है। इससे पहले, आज से 23 वर्ष पहले 1999 में महाराष्ट्र ने जो मकोका नाम का एक एक्ट बनाया था, उसी तर्ज पर बहुत से प्रदेश उसको अडॉप्ट कर चुके हैं। जैसे गुजरात ने, दिल्ली ने, उत्तर प्रदेश ने, तो ऐसे कुछ प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट किया है। इसी प्रकार हमें हरियाणा में महसूस हुआ कि यहाँ जो बढ़ता हुआ अपराध है, खास करके दिल्ली के आसपास एक ऐसे गिरोह ये पनपने लग गए थे जिनके अपराध बढ़ रहे थे लगातार, उनके ऊपर थोड़ा सा और कंट्रोल ज़्यादा किया जाए। तो इस एक्ट को हरकोका नाम से ये एक्ट हमारा रहेगा, इसको पारित किया है। वैसे इससे पहले भी हम पारित कर चुके हैं। प्रेसिडेंट असेंट के लिए जब इसको भेजा गया था तो कुछ ऑब्जेक्शंस उसमें लग के आए थे, उन ऑब्जेक्शंस को हटा करके और नए सिरे से और इसको पारित करके फिर से ये प्रेसिडेंट असेंट के लिए जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी मैं समझता हूँ वहां से पारित होगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्शन उनके हमने समाप्त कर दिए हैं। इस कानून को लागू करने का मकसद बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि संगठित अपराधों में शामिल बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कानून के साथ राज्य सरकार न केवल गैंगस्टरों, उनके मुखियाओं और संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि पुलिस को सशक्त बनाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ 1999 में मकोका बना दिया था, जबकि दिल्ली सरकार 2002 में इस तरह का कानून बना चुकी है। समय की जरूरत के अनुसार उसी तर्ज पर यह कानून बनाया जा रहा है। विधेयक में संशोधन की मांग को लेकर सदन में कांग्रेसी विधायकों ने काफी हंगामा किया था। हालांकि कांग्रेस की आपत्ति को लेकर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर जवाब दिया और बताया कि किस तरह ये कानून सिर्फ अपराधियों के लिए है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब देते हुए बताया कि ये कानून सिर्फ दोषियों के लिए है, इससे किसी भी निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं। देखिए, उन्होंने विरोध नहीं किया है, बल्कि मैंने एक प्रश्न थोड़ा पूछ लिया था एक कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य से, थोड़ा उससे नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, ये जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के गिरोह हैं उनके ऊपर काबू करना चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन कई बार विरोध के लिए विरोध किया जाता है, विपक्ष के उनका एक अपना काम करने का तरीका रहता है। कुछ जिज्ञासाएं होती हैं कि इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा। ये भी हेतु था कि इसके कारण से कोई सामान्य व्यक्ति उसमें न फंस जाए, लेकिन बहुत सेफगार्ड्स इसके अंदर रखे गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार का दोषी नहीं होगा उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, कई बार सामान्य एक्ट के कारण से बड़े दोषी भी उसमें से बाहर निकल जाते हैं, बच जाते हैं कोर्ट के प्रयोग में से।
या पुलिस की एक्शन में से। अब इस एक्ट में इस प्रकार का कोई दोषी कम से कम उन जो पुराने जो सामान्य कानून हैं उनमें जो कुछ ऐसी धाराएं उपलब्ध होती हैं जिसका लाभ लेकर के वो छूटते हैं, वो इसमें नहीं छूट पाएंगे। इसमें तो अगर कोई व्यक्ति 2 बार का अपराधी ऐसा पहले अपराध करके और कोर्ट संज्ञान उसका ले चुका है और वो चार्जशीटेड हो चुका है और वो किसी ऐसे सिंडिकेट में आता है और वहां उसका जानकारी मिलती है तो वो जरूर इसके एक्ट के अंदर आएगा। और इस एक्ट की परमिशन डीआईजी से लेनी पड़ेगी। डीआईजी की सहमति से ही उसके ऊपर एफआईआर लिखी जा सकती है। इसमें जो कन्फेशन है, कन्फेशन भी एसपी के सामने वीडियोग्राफी करके जो कन्फेशन होगी वही मानी जाएगी और उसको भी तुरंत जो मजिस्ट्रेट है, कौन सा मजिस्ट्रेट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके सामने तुरंत उसको पेश करना होगा ताकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बाद में अपने आप को यानी उसमें कन्विंस कर सके कि हाँ ये इसने अपनी स्टेटमेंट दी है। इस प्रकार से सेफगार्ड लिए गए हैं, लेकिन इस सेफगार्ड को यानी बनाते समय ध्यान ये रखा गया है कि ऐसा जो बढ़ता हुआ अपराध, क्योंकि हमको मालूम है बहुत अपराधी हम बढ़ रहा है, कई तो हमारे विधायकों को भी रैंसम की कॉल्स ये आई है। हमारे यहाँ दिल्ली के इर्द गिर्द, क्योंकि दिल्ली में ये एक्ट लागू है, वहां से डर लगता है, यूपी में ये लागू है, हमारे यहाँ लागू नहीं है तो बहुत किस्से ऐसे भी है अपराध वहां होने के बाद यहाँ अपने आप को छुपा लेते हैं। और संयोगवश दिल्ली और हरियाणा का एक साझा बॉर्डर है। हरियाणा में जो पंजाब में जो गतिविधियां हो रही हैं वहां से भी बहुत से लोग हरियाणा के अंदर लिंक बना करके और वहां पहुंच जाते हैं। बहुत से ऐसे जिसको कहना चाहिए कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी, आतंकवादी गतिविधियों में भी, या जो तस्कर हैं खास करके ड्रग्स के, उनके साथ भी शामिल होकर के बड़े बड़े अपराध करते हैं। ये जो बड़े गैंग, बड़े अपराध हैं, इनका दायरा, इनका व्याप जब कुछ पकड़ा जाता तभी पता लगता है। अन्यथा तो इतना अपने आप को सुरक्षित मान करके करते हैं जिसका मुकाबला करना कई बार पुलिस के लिए भी आसान नहीं होता। अब ये पुलिस को स्पेशल पावर जो दी गई है, केवल उनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये स्पेशल पावर आवश्यक थी, हमने दी है। कांग्रेस के सामने सब बातें जब बताई गई तो उन्होंने बाद में स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, इसको हम पास करने के लिए सहयोग करेंगे। हकोका से संबंधित मामला डीआईजी स्तर के अधिकारी की अनुमति के बाद ही दर्ज होगा। बिना अनुमति के कोई भी निचले स्तर के अधिकारी एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं कर सकेंगे। साथ ही डीएसपी स्तर के अधिकारी ऐसे मामलों की जांच करेंगे। आरोपी के बयान एसपी के सामने वीडियोग्राफी के बीच दर्ज किए जाएंगे। अधिकारियों के सामने बयान दर्ज कराने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज किया जाएगा। 10 साल में 2 बार संगठित अपराध में लिप्त पाए जाने वाले आरोपी पर ही दर्ज होगा मामला। मामला दर्ज होने के लिए अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल होने चाहिए। हकोका में 2 साल से उम्र कैद तक की सजा और 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमे से निपटने के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएंगी। साथ ही विशेष अभियोजकों की व्यवस्था करने के लिए प्रावधान होंगे। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने इरादे साफ कर चुके हैं कि अपराधियों की जान इल्लीगल प्रॉपर्टी में होती है और हमने इनकी जान पर ही प्रहार किया है, अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने का काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने हाल ही में एक जनसभा में यह कहा था कि जैसे यूपी में कहते हैं बाबा का बुलडोजर, वैसे ही अब हरियाणा में ताऊ का बुलडोजर भी काफी प्रचलित शब्द हो चुका है। किसको परेशान कर दे, कुछ लोगों का प्रभुत्व होता था, कुछ लोगों का अपना दबदबा होता था, मंथलियां भी चलती थी, हफ्ते भी चलते थे। ये सारे धंधे बंद करने के लिए हमारा लैंड और स्थिति कैसे ठीक हो, हमने जितने भी पहचान करने में थोड़ी देर लगती है, उनके लिंक बैठाने पड़ते हैं, किसका लिंक है, और फिर एक साथ ऑपरेशन करना पड़ता। हमने ऑपरेशन किया। जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी ये नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले, धंधा करने वाले लोग हैं, इन सब के ऊपर प्रहार किया है।
और प्रहार कहाँ किया, जैसे रावण की जान कहते नाभि में होती है ना, ऐसे इन लोगों की जान पता कहाँ होती है, इनकी इलीगल प्रॉपर्टीज में होती है, इनकी इलीगल प्रॉपर्टीज में होती है। हमने हरियाणा में 350 लोगों की कमर तोड़ी। कुछ लोग तो हमको भी अब वहां कहते बाबा का बुलडोजर, या कहते ताऊ का बुलडोजर, मजाक में कहेंगे। हमें कहते नहीं, गलत काम करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे, हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री आने के लिए तैयार बैठी है। इससे पहले भी हरियाणा विधानसभा 2019 और 2020 में इस विधेयक को पारित किया जा चुका है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा आईपीसी और एनडीपीएस एक्ट में पहले से मौजूद प्रावधान को लेकर आपत्ति जताई गई थी। तकनीकी आपत्तियों को दूर करने के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में ये प्रस्ताव रखा, जिसके बाद अब इस कानून को एक बार फिर से राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मोहर लगते ही ये एक्ट हरियाणा में लागू हो जाएगा। हरियाणा की मनोहर सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। अब एक बार फिर से हरियाणा पुलिस की तरफ से प्रदेश भर में ऑपरेशन आक्रमण चलाया गया और इस कार्रवाई में बड़े स्तर पर 1334 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। एक रिपोर्ट आप देखिए। अपराधियों पर सख्त मनोहर सरकार। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन आक्रमण 565 मुकदमे, 1334 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा की मनोहर सरकार हर तरह की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश से बदमाशों, आपराधिक तत्वों व नशा तस्करों का सफाया करने के लिए एक बार फिर ऑपरेशन आक्रमण चलाया, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में एक साथ की गई रेड के दौरान आईपीसी, एनडीपीएस, एक्साइज और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत 565 मुकदमे दर्ज करके 1334 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में नशा व अवैध हथियार की बरामदगी भी हुई। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी सहित राज्य में आपराधिक गतिविधियों पर सटीक जानकारी एकत्र की जा रही है। एसपी, डीसीपी के नेतृत्व में 7620 पुलिस जवानों की 1443 टीमों ने अपराध और अपराधियों पर 26 मार्च प्रातःकाल से शुरू होकर दिन भर सायं तक रेड की। कई स्थानों पर एक साथ रेड करते हुए अपराधियों को निशाना बनाने के बहुत ही बेहतर परिणाम सामने आए। पुलिस टीमों द्वारा कुल 80 अवैध हथियार और 40 कारतूस बरामद किए गए। इसी प्रकार 52 किलो 704 ग्राम गांजा, 29.8 ग्राम हेरोइन, 35 किलो से अधिक चूरा पोस्त, 595 ग्राम अफीम, 19.76 ग्राम स्मैक और 14 ग्राम सुल्फा, 2.488 किलोग्राम चरस तथा 1222 प्रतिबंधित नशीली गोलियां और 62 कैप्सूल भी बरामद किए गए। इस अभियान के दौरान रेडिंग टीमों ने कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए 5 मोस्ट वांटेड इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस 218 उद्घोषित अपराधियों और 39 बेल जंपर्स को पकड़ने में भी कामयाब रही। पकड़े गए ये बदमाश कई मामलों में वांछित थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न संगीन वारदातों में शामिल 16 अन्य आरोपियों को भी
काबू किया गया। विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 271 बोतल अंग्रेजी शराब, 4288 बोतल देशी शराब, 685 बोतल बियर, 1215 बोतल अवैध शराब और 1366 लीटर लाहन जब्त करके शराब तस्करों पर भी नकेल कसने में कामयाब रही। जुआ अधिनियम के तहत गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2,30,870 रुपए की नकदी भी बरामद की। बता दें, प्रदेश से अपराध और आपराधिक तत्वों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन आक्रमण के तहत इंटेलिजेंस ड्रिवन कार्रवाई की श्रृंखला में ये 5वां विशेष अभियान था, जो प्रदेश के नागरिकों को एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करने की दिशा में हरियाणा पुलिस विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा पुलिस भी सतर्क है, ताकि प्रदेश के लोगों में किसी भी तरह का भय का माहौल न बने और अपराधी बेखौफ न घूम सकें। इसके लिए लगातार इस तरह की कार्रवाई हरियाणा पुलिस की तरफ से की जा रही है। वहीं सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मौजूदा अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक लोगों और सुशासन सहयोगियों के अलावा पूर्व अधिकारियों से भी मंथन करते रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व अधिकारियों के साथ हरियाणा निवास पर बैठक की और उनके अनुभवों के आधार पर योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करवाने पर मंथन किया गया। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें करते रहते हैं। मौजूदा अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक लोगों, सुशासन सहयोगियों के अलावा पूर्व के अधिकारियों से भी मंथन करते रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास पर इसी कड़ी में पूर्व अधिकारियों के साथ बैठक की और उनके अनुभवों के आधार पर योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू करवाने पर मंथन किया। इस बैठक में कई पूर्व आईएएस और मौजूदा चेयरमैन मौजूद रहे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी ये सब वैसे जिम्मेदार लोग थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, किसी में वो चेयरमैन हैं, किसी में मेंबर हैं और कुछ अलग से एडवाइजर इस रूप में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक गेट टुगेदर ऐसे रिटायर्ड लोगों का सब किया था और उसमें उनके सबके अनुभव, उनका वर्तमान जो काम है उनके बारे में जानकारियाँ, कोई भी सरकार से उनकी अपेक्षा है उसको पूरा करने में कोई कठिनाई आ रही है तो वो सब उनको बताया है। हमारे जो नए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने प्रोग्राम हैं हमने पिछले सालों में शुरू किए हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारियां ली, वो हमने उनको बताए हैं। तो एक प्रकार का एक जिसको कहना चाहिए आपसी चिंतन के कुछ प्रोजेक्ट्स, उनके बारे में चर्चा थी। कोई विशेष एजेंडा ऐसा नहीं था, लेकिन ये सब लोग महीने में 2 महीने में एक बार अगर बैठेंगे तो इन पुराने लोगों का अनुभव का लाभ सब नए लोगों को हो जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं, किसानों को पूरी सहायता सरकार की तरफ से की जाएगी। तो में ही कुछ क्षेत्रों के अंदर वर्षा का, ओलावृष्टि का एक प्रभाव जो हुआ है, जिसके कारण से फसलें जो हैं वो बिछ गई हैं और उसमें जो पक्की फसलें हैं उनका नुकसान भी हुआ है। आज जो अभी पक्की नहीं है और कम ओलावृष्टि हुई है या केवल वर्षा हुई है, उसके उन फसलों को दोबारा से ठीक यानी खड़े होने का 2 दिन में 3 दिन में जो खड़ी हो जाती हैं वो तो बच जाएंगी, अन्यथा जो बिछ गई हैं और जिनके ऊपर वर्षा का, ओलावृष्टि का बहुत ज़्यादा प्रभाव है उसका नुकसान हुआ है। हमने इसकी गिरदावरी के लिए आदेश दे दिए हैं। 31 मार्च तक सब गिरदावरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद असेसमेंट करके और जिनका जितना नुकसान हुआ है, जो इंश्योरेंस कराई हुई है, बीमा कराया हुआ फसल बीमा योजना के अंतर्गत तो कंपनियां देंगी और जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उसको सरकार देगी। मई महीने में इनके सबके जो कंपनसेशन है, जो क्लेम है, वो सब सेटल कर दिए जाएंगे। हरियाणा में तेजी से विकास और योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू करवाने के लिए मौजूदा सरकार तमाम प्रयोग कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने भी आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं
कि पूर्व अधिकारियों से उनके अनुभव और योजनाओं पर चर्चा करना और उनके सुझावों का फायदा विकास की रफ्तार तेज करने में जरूर मिलेगा। वहीं यमुनानगर की जनता को मनोहर तोहफा मिला है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर से विभिन्न मार्गों पर चलाई जाने वाली 50 बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का चौतरफा विकास किया जा रहा है। हर क्षेत्र में लोगों की मांगों के अनुसार उन्हें पूरा करने का काम भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने के साथ ही हरियाणा की परिवहन व्यवस्था को और भी ज्यादा दुरुस्त और मजबूत करने का काम भी सरकार कर रही है। हर जिले, हर हलके के हिसाब से परिवहन की व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर में विभिन्न मार्गों पर चलाई गई 50 बसों को कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यमुनानगर में कई मार्गों पर बसों की कमी के चलते सरकारी बसें नहीं जा रही थीं, लेकिन अब यमुनानगर में 50 नई बसों को अलग अलग मार्गों पर भेजा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर बस अड्डे पर इन बसों को विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर कहा कि इन बसों के आने से छात्रों के साथ साथ अन्य वर्गों को भी सुविधा मिलेगी। सिटी बस सर्विस को लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी योजना बनेगी उस पर अमल किया जाएगा। 50 नई बसें मिली और मैं समझता हूँ इससे लोगों को काफ़ी बड़ी सुविधा मिलेगी। जहाँ तक हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी इसमें काफ़ी सुविधा मिलेगी और अभी जिस प्रकार से इन्होंने हरिद्वार शुरू की उससे भी हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। और भी जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे यात्रियों का अक्सर जाना रहता है तो वहाँ पे निश्चित तौर से यहाँ से रूट चलेंगे। उससे जब बसें हमारे पास ज़्यादा आएगी, 50 बसें जब हमारे पास आई तो निश्चित तौर से और नए रूट भी काफ़ी चलेंगे। निश्चित तौर से लोकल रूट में पहले से ही काफ़ी बसें चल रही हमारी, लेकिन जहाँ और जरूरत होगी वहाँ सिटी सर्विस के लिए तो अभी देखिए निर्णय लेना क्या है उसके बारे में नीतिगत मामला है। अगर उसमें कोई इस प्रकार का निर्णय दूसरे शहरों में लिया जाता है तो निश्चित तौर से। वहीं यमुनानगर रोडवेज के महाप्रबंधक बालक राम ने बताया कि अभी 50 बसें आई हैं। इसके अलावा 10 और बसों की डिमांड की गई है। उन्होंने कहा कि स्टाफ के लिए भी मुख्यालय को लिखा गया है। द्वारा जो हमें बसें आवंटित की गई थी 90 बसें, उनमें से हमारे पास लगभग 50 बसें आ चुकी हैं जी। 50 बसों में से 35 बसें हमारी ऑन रूट हो चुकी हैं आज की डेट में। 15 बसें अभी वर्कशॉप में खड़ी हैं, उनकी पासिंग हो गया है, अभी उनके नंबर लाट नहीं हुए हैं, वो भी आजकल में चलने वाले हैं। हमारे इस आगार में पहले 225 की स्ट्रेंथ थी बसों की और अब सरकार ने 265 की स्ट्रेंथ कर दी है हमारी डिमांड के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर लोकल रूट्स काफ़ी हैं, सवारी काफ़ी है और लोग हर रूट पे सवारी की इच्छा रहती है। सरकारी बस की इच्छा रहती है बस सवारी को। नाइट सर्विस के लिए दिल्ली के लिए हमारा पहले भी चल रही है नाइट सर्विस और चंडीगढ़ के लिए चलती है और जगह की तो डिमांड है नहीं नाइट। जर्नियों के लिए हमारा यमुनानगर डिपो जो हमारे 24 डिपो हैं उनमें पहले 10 में हमारा स्थान है, 5वें 6ठे नंबर पे हम रेवेन्यू में हैं। स्टाफ थोड़ा कम है, कोई सी बात नहीं है, लेकिन जो है ना सवारी बहुत है यहाँ पर। काफ़ी सरकार से हमने अभी 10 बसों की डिमांड की थी, वो हमारी मान ली है सरकार ने। अब आने वाले समय में हमारे पास 10 बसें ऐसी आएंगी जी। सिटी सर्विस के लिए रूट हमने निर्धारित कर रखे हैं। यदि सरकार सिटी सर्विस के लिए प्लान बनाती है तो हम बसें चला देंगे। स्टाफ की कमी के लिए हमने जितना स्टाफ हमें चाहिए है गाड़ियों के हिसाब से हम वो डिमांड हेड ऑफिस में भेजेंगे। अभी तक तो जो हमारे पास बसें हैं उनके अनुसार हमारे पास स्टाफ उपलब्ध है।
जो जो हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमें स्टाफ की जरूरत होगी, हम हेड ऑफिस से स्टाफ जो है ना मांग लेंगे। वर्क लिए भी हम लिखेंगे जी, स्टाफ के लिए लगभग 35 बसें विभिन्न मार्गों पे गई हैं, जिनके लिए माननीय चौधरी कंवरपाल जी, मंत्री शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा बसों को हरी झंडी दी गई। यमुनानगर के विभिन्न मार्गों पर बसों की संख्या में और बढ़ोतरी हो गई है। इन 50 बसों के आने से बसों की पिछले काफी लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया गया है। साथ ही यहाँ के लोगों को भी बड़ी राहत इन 50 बसों से मिलेगी। ऐसे में मनोहर सरकार के नेतृत्व में रोडवेज का बेड़ा भी लगातार और बड़ा होता जा रहा है। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।